जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे सीडीपी मैराथन में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो एक यूनिट हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो पिछली वीडियो में करा दी गई है, दो वीडियो में मिलाकर आपको 100 प्लस क्वेश्चन कराए हैं। वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होगी, तो आप उसको जाकर एक बार अवश्य से देख लेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लास्ट तक देखेगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार आए हैं, यानी कि जो लगातार हर साल पेपर में आपको देखने को मिले हैं किसी न किसी शिफ्ट में, तो वह क्वेश्चन श्रृंखला हम लेकर आए हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे स्लोगन में भी लिखा हुआ है कि आपकी सफलता हेतु हमारा निःशुल्क प्रयास है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे और आपका साथ ही हमारी हिम्मत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि जिन पियाजे जो हैं उनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चे के अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, यानी कि कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से ऊपर की होती है, यानी कि जो आपकी लगभग किशोर अवस्था होती है, वह जिन पियाजे के अनुसार एक तार्किक चिंतन करने की आरंभ कर देता है उसमें बच्चा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो अधिगम की विशेषता देखेंगे हम। तो अधिगम की विशेषता है अधिगम व्यवहार की अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है और अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, यानी कि जो आप अधिगम सीखोगे तो यानी कि कुछ चीज को सीखोगे तो आप में एक अभिवृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यानी कि जो आप एक लक्ष्य हासिल करोगे उसके अनुसार आप अधिगम प्रक्रिया कर पाओगे। तो इस प्रकार जो इसका गलत ऑप्शन होगा ये होगा कि अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यह आपका ऑप्शन गलत होगा, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही ऑप्शन रहेगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सीखने की तत्परता और संकेत करती है। जो सीखने की तत्परता है इसकी ओर संकेत करती है। तो सीखने की सत्यातक में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर, यानी कि जो शिक्षक द्वारा जो सिखाया जा रहा है तो वो बच्चे की जो शिक्षार्थी है उसके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर उसकी जो सीखने की तत्परता को आप हासिल कर पाओगे, यानी कि जो बच्चे में जितनी संज्ञानात्मक विकास हुआ होगा इसके अनुसार ही वह सीखने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप इन क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, इनको बार बार देखेगा। इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 है एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों जो असाइनमेंट हैं उनका निर्माण इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी शिक्षार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग की नैतिक विकास की चरण किस चरण को संकेत देती है। तो यह एक कानून के रूप में बता रही है कि कोई भी किसी की हेल्प नहीं करेगा और एक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, इस प्रकार से एक असाइनमेंट का निर्माण करना है। तो आपको यह कोहल्स वर्ग की कौन सी जो नैतिक विकास का चरण है, तो यह औपचारिक चरण है जो कि कानून और व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने की कठिनाई प्रदर्शित करता है तो उसे यह संकेत देता है बच्चा किस लक्षण को जो प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसमें ये देखेंगे पढ़ने और समझने, यानी कि जो उसे दिक्कत आ रही है पढ़ने और समझने में आ रही है, तो यह पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया इसका सही आंसर होगा। तो आप इंग्लिश में देख लेंगे एक बार अच्छे से, डिसलेक्सिया। अगर उसको लेखन में दिक्कत आ रही है यानी कि लिखने में, तो उसकी जो डिस्ग्राफिया होगा, और आपकी जो गणितीय संगणना करने में होगा तो डिसकैलकुलिया, यानी कि जो कैलकुलेटर से संबंधित। इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं।
और उसे चलने फिरने में आदि तो गति समन्वय असमय यानी कि डिस्प्रेसिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है। तो अधिगम वक्र कौन सा नहीं होता है? मिश्रित भी हो सकता है, नतोदर भी हो सकता है, उन्नतोदर भी हो सकता है। लंबवत कभी अधिगम का वक्र नहीं देखने को मिलेगा आपका, तो इसका सही आंसर होगा लंबवत। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको जो सीटेट के जो कुछ भारी सेट आते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो आपके ये सभी क्वेश्चन भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार हर एक सेट में रिपीट हुए हैं। तो इनके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्रिया प्रसुप्त अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह स्किनर महोदय ने किया है, यानी क्रिया प्रसुप्त का जो क्या है, किसकी थ्योरी है ये? स्किनर महोदय की। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एल्बर्ट बंडूरा जो हैं इनके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो आप इसमें देखेंगे खेल अनिवार्य और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसमें पूछा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार, तो अधिगम सिद्धांत के अनुसार आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 2 पढ़ेंगे, तो बच्चे को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है, यानी कि जो मॉडलिंग करता है बच्चा उसके द्वारा सामाजिक अधिगम एक अच्छी तरीके से वो हासिल कर सकता है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को क्या कहा है? यानी कि संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक संरचनाओं को क्या कहा है उसने? स्कीमा या मनोबंध, यानी कि स्कीमास। तो इसको आप इंग्लिश में भी याद कर लेंगे। तो क्या कहा है उसने? स्कीमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, यानी कि जो सीखने का प्रभाव नियम है इसके द्वारा बच्चा अपने अतीत के समान की परिस्थितियां की अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की अनुक्रिया करता है, यानी कि जो पुरानी स्थिति है उसके अनुसार एक नई स्थिति उत्पन्न करता है। तो ये सीखने का प्रभाव नियम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने के लिए बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या होता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि कोई स्थानांतरण ही नहीं हुआ। यानी कि जो बच्चे को हमने कुछ सिखाया, यानी कि पहले हमने कुछ सिखाया, अब उसके बच्चे के याद नहीं हो पाया वो, तो यह किस प्रकार का अधिगम होगा? तो अधिगम शून्य स्थानांतरण हुआ कि उसने कुछ सीखा ही नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरा परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण, यानी कि जो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान है उसको दूसरी परिस्थिति में वह उपयोग कर रहा है, तो उसने अपने ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को यूज किया है, यानी कि उसने कुछ सीखा था पहले, तो यह सीखने का स्थानांतरण हुआ है। ट्रांसफर टू लर्निंग, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अधिगम निरोग्यता वाले बच्चों के प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पदावधि सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी है इसमें? संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो जो संरचित व्यवहार परक अवलोकन है वह निरोग्यता वाले बच्चों के परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपने उससे पहले हम देखेंगे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे सपोर्ट में रहोगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। हमारी हिम्मत बढ़ेगी इससे, आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता की भुजा कहेंगे? तो किसे करेंगे? पराहम। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे कौन कथनों में से कौन सा वायगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार प्रस्तुत करता है? यानी कि जो
अधिगम और विकास के बीच संबंध है वो कौन सा इसमें कथन दर्शाता है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। यानी कि जो बच्चा सीखता है वह सीख तो कुछ ज्यादा भी लेगा पर विकास इतनी जल्दी नहीं हो पाता है जितनी जल्दी बच्चा सीख पाता है। तो इसलिए यह कथन आपका बिल्कुल सही होगा। सीखने से संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव के प्रयोग क्या है? किस पर किया है? तो जो पावलोव ने प्रयोग किया था अपने कुत्ते पर किया था। यानी घंटी बजाता है कुत्ता लाल टपकाता है, वो आपने एक कहानी सी सुनी होगी। तो इस प्रकार इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। तो यह सक्रिय और सामाजिक स्वभाव है इसका अधिगम का। तो आपका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, इससे भी आपको लगभग 4 से 5 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके हर एक क्वेश्चन पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे में निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तरित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पाड़ या ढांचा, यानी कि स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक आपका जो कि पॉजिटिव वर्ड है, टैग वर्ड। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके टैग वर्ड जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड हैं यानी कि जिन्हें आप देखकर उनका आंसर लगा सकते हो, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यानी कि कोई बच्चा सही गलत का चिंतन कर रहा है तो उसका जो ये है तर्कना होगी, वह कौन सी तर्कना होगी? तो यह नैतिक तर्क के अंतर्गत उसके आता है, यानी कि वो अच्छे बुरे में फर्क करने लगा है, तो यानी कि वो नैतिकता को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शेष से भिन्न है? यानी कि जो इन तीनों से अलग है, यानी कि तो आप डायरेक्ट इसको देखेंगे, डायरेक्शन सिद्धांत। तो यह डायरेक्शन सिद्धांत एक अलग सिद्धांत है और सामाजिक सामान्यकरण का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, तो ये तीनों अधिगम से सम्मिलित सिद्धांत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो इसे विस्मृति कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है? तो प्रेरणा की सीमा नहीं, ये भी नहीं होगा। विद्यालय का असहयोग, तो इस प्रकार से है, अधिगम के पठार का कारण नहीं होगा। तो यानी कि जो आपका अधिगम का पठार जो होता है यानी कि आपकी सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें बाधक उत्पन्न करेगा, तो विद्यालय का असहयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है, उसे उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया को कोई उन्नति नहीं होती। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन रोस महोदय का है। इस कथन को आप याद करेंगे। तो इस प्रकार के कथन से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस मैराथन में आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा जिससे कि आपके ये क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ये सभी वे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर जो पेपर में आपके बार बार पूछे गए हैं, किसी ना किसी सेट में आपको जरूर देखने को ये क्वेश्चन मिलेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु इस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते तो किस प्रकार की अनुयुक्ति का? तो आप इसमें देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। तो इसमें आपको देखेंगे जो सामने आपको दिख रहा है अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना आपका एक निगेटिव वर्ड है। आप किसी बच्चे को अत्यधिक प्रशंसा करोगे तो आप उसके लिए बाधा बनोगे। तो इस प्रकार से ये आपका देखते ही आप आंसर लगाओगे। इसमें निगेटिव वर्ड पूछा है तो इसमें निगेटिव वर्ड आपको देख लेंगे, जैसे कि निगेटिव क्वेश्चन है तो इसमें निगेटिव वर्ड ये है टैग वर्ड। इस प्रकार आप टैग वर्ड के द्वारा डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस जो हैं इन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। सहायता किससे नहीं मिलती? जो स्कूल का बस्ता है, यानी कि जो स्कूल का बस्ता है उसको बेफालतू में आप देखते होंगे कि बच्चों के इतने बच्चों में वजन नहीं होता जितना जो बस्ते में उनके वजन होता है, यानी कि उसके जो स्कूल बैग होता है वह अधिगम को सहायता नहीं मिलती। यानी कि इसके द्वारा शिशु शिशु खेल खेल के माध्यम से सीखता है, कोई किताबों से थोड़ी ना सीखता है। इस वजह से यह अधिगम में बाधा होगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है? यह डार्विनवाद का नियम है, तो यह डार्विन द्वारा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा था? तो यह किलफोर्ड महोदय ने आपका कथन दिया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे, यह आपको हर एक सेट में जरूर देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो यह राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंश स्मरण ब्लाइंड मेमोराइजेशन कहलाता है। तो यह किसके द्वारा कहा जाता है? तो यह रटने द्वारा अधिगम कहा जाता है। तो इसको क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु की चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? तो यह डेम्बिबल का सिद्धांत है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन है हरलोक महोदय का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? यह किसने नहीं दिया है? जो ये गुथरी महोदय हैं, इन्होंने नहीं दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ध्यान रखेंगे। जो आपका थर्नडाइक और पावलॉक स्किनर, इस प्रकार के आपने नाम सुने होंगे। जो अजीब सा एक नाम आपको देखने को मिलेगा वही इन क्वेश्चनों का आंसर होता है। तो यह 90% आपका सही जाएगा। तो किस प्रकार का पुनर्बलन अधिगम व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अधिक कारगर होता है? यह किस प्रकार का पुनर्बलन? तो यह आंशिक पुनर्बलन आपको सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब जब बालक संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालात्मक पक्षों का विकास होता है। यानी कि जो आपके सभी पक्षों का विकास जब होगा बच्चे का, तो तभी तो प्रभावशाली अधिगम आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, वॉटसन ने 11 महीने के शिशु पर लिटिल अल्बर्ट नामक प्रयोग किया। यह प्रयोग अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? यह अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौशल सीखने की वह अवस्था है। तो यह अनुकरण, कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होगी वह अनुकरण होगी। यानी कि जो बच्चा, तुम कुछ बोलोगे तो बच्चा उसको सुनकर अच्छे से अनुकरण करेगा। यानी कि एक दो बार, तीन बार, चार बार में अपने जो जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही बोलने की वो अधिक से अधिक प्रयास करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले अक्षर और शब्दों के माध्यम जो सहचर्या होती है उससे आपको जो भाषा का ज्ञान है वो प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, यानी कि एक अच्छा सुगमकर्ता शिक्षक होना चाहिए। यानी कि जो उसको कठिन शब्दों को आपको तोड़ तोड़ कर अच्छे से सिखाए, यानी कि जो आपके लिए सुगमता प्रदान करे। निम्न में से अनुबंध का सबसे कम संभावना किस स्थिति में होती है? तो अनुबंध की सबसे कम संभावना किस संबंध में होती है? यह पश्चिमगामी अनुबंध जो होता है, यानी कि बैकवर्ड जो कनेक्टिंग जो होती है, इसमें आपका जो सबसे कम अनुबंध की संभावना देखने को मिलती है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो अगली सब्जेक्ट की वीडियो है आपको समय पर पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करके और घंटी को दबा कर रखें, जिससे कि जो अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच जाए।
तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम करके सीखते हैं किसने कहा है। यह सिम्पसन जो महोदय हैं इनके द्वारा ये कहा गया है, हम करके ही सीखते हैं, यह कथन इनका है। पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है। तो पुनर्बलन जो किस प्रक्रिया का भाग है, तो हम देखेंगे यह अधिगम प्रक्रिया का भाग है। पुनर्बलन अधिव जो पुनर्बलन का संबंध है वह अधिगम से है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, क्या आता है, सीखने में गति क्षेत्र, यानी कि सीखने के गति क्षेत्र में व्यवहार करने का पक्ष आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण है। तो सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण किसके द्वारा कहा गया है, तो यह जीन पियाजे के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो जीन पियाजे से आपके जो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार और ऊर्जा देता है वह सीखने की प्रक्रिया करता है, तो वह है क्या है, वह उसका लक्ष्य भी है, प्रबल प्रेरणा भी है और अवरोध भी है। तो इसके जो सही विकल्प हैं वह सही होंगे। बालक की ऊर्जा किस रूप में देता है, आपने लक्ष्य, प्रबलता, प्रेरणा और अवरोध। इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम सर्वोत्तम होता है जब अभिप्रेरणा होती है, यानी कि जो सीखने की ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा बच्चे के अंदर होगी तो तभी आपका अधिगम सर्वोत्तम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर होगा वह अधिगम अभिप्रेरणा होगी। जब बुद्धि होगी, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, बुद्धि होते हुए भी बच्चा ध्यान नहीं देगा तो किस प्रकार सीख पाएगा। इसके बाद जो अगला अनुशासन होगा, अनुशासन होगा आप उसे अच्छे से सिखाओगे, नहीं तो अनुशासन से थोड़ी ना बच्चा सीख जाएगा। इस प्रकार से ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा। अभिवृत्ति द्वारा, इस प्रकार भी आपका जो अधिगम सर्वोत्तम नहीं होगा, केवल अभिप्रेरणा द्वारा, यानी कि जो बच्चे की अंदर से मन इच्छा है उसके द्वारा ही बच्चा जल्दी सीख पाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अधिगम की शुरुआत किसी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है, इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होते हैं। यह कथन किसका है, तो यह क्रो एंड क्रो का है। तो क्रो एंड क्रो का भी आपका एक ना एक सेट में जो भारी सेट आता है उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, थोड़ा हटके। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखोगे, तो इसमें क्रो एंड क्रो के द्वारा यह कहा गया है। तो अधिगम और नवीन परिस्थिति और समायोजन, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वह क्रो एंड क्रो के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित यानी कि निम्न में से कौन सा सीखने का सही स्तर है। तो यह आपका जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले आप तथ्य को देखेंगे, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्ति करना, फिर बोध, फिर प्रज्ञान, यानी कि इस प्रकार का जो क्रम है यह आपको अच्छे से याद कर लेंगे और कहीं को लिखकर चिपका लेंगे, इसको बार बार याद करेंगे तो यह क्रम आपको देखने को मिलेगा। तो सही क्रम आपसे पूछ लेगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो विकास का मुख्य गुण क्या होता है, विचार सोच में केंद्रीकरण, यानी कि जो विकास के सोच में केंद्रीकरण है, तो यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसमें जो विकास होता है तो विचार और सोच के केंद्रीकरण के द्वारा ही आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो इसके जो अगले क्वेश्चन है आपको ठीक इससे अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके 100+ क्वेश्चन है 51 से लेकर। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको जो अगली वीडियो है जल्द से जल्द उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आपकी सफलता हेतु हम निःशुल्क प्रयास कर रहे हैं। तो आपको प्रयास हमारा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका साथ हमारी हिम्मत है, तो इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी कहकर सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।